देखिए, पप्पू यादव एक दबंग छवि के नेता हैं। कांग्रेस में उनकी पत्नी है और इधर जो कोरोना काल आया था और उसके बाद पटना निगम क्षेत्र में जो जल जमाव की समस्या हुई थी, उस वक्त इन्होंने जो कुछ भी सेवा भाव दिखाया उससे इनकी छवि सुधार हुआ था। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं सत्यप्रकाश नारायण जी, जो एक अच्छे अधिवक्ता हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे लोकसभा जो होने वाला है इस पे। सर, आपको राइजिंग बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहते हैं? आपके माध्यम से देशवासियों और बिहारवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें दो गठबंधन मुख्य तौर पर हैं। एक भाजपा का गठबंधन, दूसरा इंडी गठबंधन, और दोनों का अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। एक मोदी जी की गारंटी है और एक के पास राहुल जी की गारंटी है। लेकिन इन दोनों गारंटियों में किसानों का, मज़दूरों का, नौजवानों का कोई गारंटी नहीं है। तो हम तो किसान, मज़दूर और नौजवानों की आवाज़ हैं और कहेंगे कि आप लोग सोच समझकर क्षेत्रीय दलों को मतदान कीजिए ताकि भारत का लोकतंत्र बचा रह सके। पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ के वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सर, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, पप्पू यादव एक दबंग छवि के नेता हैं। कांग्रेस में उनकी पत्नी है और इधर जो कोरोना काल आया था और उसके बाद पटना निगम क्षेत्र में जो जल जमाव की समस्या हुई थी, उस वक्त इन्होंने जो कुछ भी सेवा भाव दिखाया उससे इनकी छवि सुधार हुआ था। और इस छवि के बलबूते ये अपनी पार्टी को विलय करके कांग्रेस में गए और कांग्रेस से पूर्णिया सीट की मांग कर रहे थे। पूर्णिया सीट गठबंधन में नहीं मिला कांग्रेस को, तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए। तो ये पप्पू यादव की दबंगता है कि पार्टी के आदेशों का, पार्टी के इशारों का, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आदेश का उल्लंघन कर दें और उल्लंघन करके हम जनता के बीच चले जाएं और गठबंधन, जिस गठबंधन में है, जिस दल में है, उसकी सारी रणनीति को गड़बड़ा दें। ये पप्पू यादव की दबंगता है। पप्पू यादव पूर्णिया गए हैं, उस पूर्णिया में गए हैं जहां की कांग्रेस के पप्पू सिंह जब तक सक्रिय राजनीति में रहे, पप्पू यादव वहां चुनाव लड़ने के लिए नहीं सोचते थे। वह मधेपुरा लड़ते थे, नहीं तो सुपौल लड़ते थे। सुपौल से उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी है। मधेपुरा ही कई बार लड़ चुके हैं। तो पप्पू यादव लालू यादव के बाई प्रोडक्ट हैं। अब ये गए हैं वहाँ पर लालू यादव के कैंडिडेट को हरवाने के लिए और स्वाभाविक तौर से वहाँ जदयू का सीट जिताने के लिए, भाजपा गठबंधन को जिताने के लिए। तो भाजपा के स्टाइल का जो नारा है वो लेके दे के जीत रहे हैं, जीतने का प्रयास कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि एक अल्टरनेट विकल्प हम तेजस्वी यादव को दें जो संभव सा नहीं दिखता। और मुंगेर लोकसभा चुनाव पर जनता की आंखें गड़ी हुई है। एक तरफ ललन सिंह है, दूसरी तरफ अशोक महतो हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। इस पे क्या कहते हैं? देखिए, मुंगेर लोकसभा का फिर दूसरा स्थिति है, वो पप्पू यादव से भिन्न है जी। मुंगेर लोकसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं वो सांगठनिक तौर पर हैं। ललन सिंह जदयू के कैंडिडेट हैं जी, और अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आरजेडी की कैंडिडेट हैं। नीतीश कुमार के 17 वर्ष के शासनकाल में जी, 2005 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं जी, और ब्रह्मानंद मंडल को चुनाव हरवाते हैं। ब्रह्मानंद मंडल के पहले डीपी यादव भी कुछ वक्त तक मुंगेर लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए थे। लेकिन नीतीश कुमार के सुशासन में, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार में मुंगेर संसदीय क्षेत्र स्वर्ण बहुल हो गया। मतलब वहाँ से भूमिहार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और नीतीश कुमार का हमेशा प्रयास रहा कि कोई भी बैकवर्ड उम्मीदवार हो, जैसे प्रगति मेहता पिछली बार कैंडिडेट हो गया, जो भी हो उसको अपने तरफ मिला लेना है और बाद में उसको भी लतिया देना है। क्योंकि मैं यह स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि नीतीश कुमार ने सैद्धांतिक तौर पर पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए जितना काम किया, प्रायोगिक तौर पर
उन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों की भागीदारी विधानसभा और संसद में कम कर दी। नीचे उन्होंने बढ़ा दिया लेकिन संसद और विधानसभा में कम कर दिया। मुंगेर में आज भी बहुसंख्यक जनता, किसान, मजदूर वहाँ चाहते हैं कि हमारा बेटा, मतलब हमारे समाज का बेटा, हमारी तरह काम करने वाला बेटा, हमारी तरह खेतों में काम करने वाला बेटा, हमारी तरह गाय चराने वाले का बेटा, हमारी तरह मछली पकड़ने वाले का बेटा वहाँ का सांसद और विधायक हो जाए, जो ब्रह्मानंद मंडल की छवि का हो, डीपी यादव के छवि का। तो अनीता देवी जो अशोक महतो की पत्नी है, वह स्वाभाविक तौर पर वह कामगारों का, मजदूरों का और किसानों की छवि उसमें दिखाई पड़ती है। उसकी दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार के दल के जो प्रत्याशी हैं वो शुद्ध सामंती हैं, अपराधियों का सरगना उचलाते हैं, पूंजीपति हैं। ये किसी बैकवर्ड गांव में चापाकल की योजना भी स्वेच्छा से नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में मुझे लगता है कि अशोक महतो की पत्नी एक निर्णायक भूमिका अपनाएगी। उनकी छवि भी शोषण से संघर्ष करने वाली का रहा है। पत्नी, अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं बिहार का इकलौता पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ, इंजीनियर हूँ, तो अनीता देवी भी केमिस्ट हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला है। नालंदा जिला में आरसीपी सिंह घूम घूम कर लोकसभा की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि आरसीपी सिंह पहले टिकट बांटते थे, आज उनको टिकट नहीं मिला। देखिए, आरसीपी सिंह तो नेता है भी नहीं, मैं तो उनको कभी नेता मानता हूँ नहीं। और आरसीपी सिंह कभी टिकट बांटते नहीं, वो बार्गेन करते थे, वो दुकान खोलते थे। एक ही विधानसभा और लोकसभा में कई जात के प्रत्याशियों को खड़ा करते थे और कहते थे कि तुम इतना दो, तुम इतना करो, तुम ये यहाँ पर मीटिंग करो, तुम वहाँ पर मीटिंग करो, हम तुमको टिकट श्योर कर देंगे, हम तुमको टिकट श्योर कर देंगे। जनता दल यूनाइटेड में टिकट का फैसला लेने वाला केवल एक ही आदमी है, उस आदमी का नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के इच्छा के विरुद्ध जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी काम किया, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, ये खुद आरसीपी सिन्हा हो, एक कुछ दिन पहले ललन सिंह जो मुंगेर से भी इनके कैंडिडेट हों, नीतीश कुमार उसकी सुनते नहीं हैं और उसकी दुर्गति करवा देते हैं। तो तीन की दुर्गति आपने देख लिया, आरसीपी सिन्हा, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की। अच्छा। इस बार दुर्गति ललन सिंह की है। तो आरसीपी सिन्हा ने नालंदा लोकसभा का दौरा किया, टिकट बांटते थे, ये सब बात में कोई दम नहीं है। आरसीपी सिन्हा एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, आदेश पालक रहे हैं, मार्शल कास्ट रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जिसमें मार्शल कास्ट का करैक्टर होगा वही आईएएस और आईपीएस बनता है इस अंग्रेज की व्यवस्था में जो आज़ाद भारत में अभी तक मौजूद है। तो मार्शल कास्ट का उनके पास करैक्टर है। अनपढ़ राजा भी अगर आईएएस और आईपीएस को कहेगा कि यहाँ पर खड़े रहो तो खड़े रहेगा। तो आरसीपी सिन्हा आदेश पालक है। तो भाजपा जैसी सामंती पार्टियों में वो एक अदना सा प्यून की नौकरी करते हैं, उनकी क्या औकात है कि चुनाव लड़ लें। कन्हैया कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कई लोग बोले कि वो लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ने वाले हैं, लेकिन उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इस पे क्या कहते हैं? जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में एक नारा था जी कि धन और धरती बट के रहेगी अपन अपन छोड़ के। तो किसका अपन अपन छोड़ के? जो सामंती जातियों से जो आते थे, जो जमींदार जातियों से जो आते थे, वह कम्युनिस्ट पार्टी का लीडरी शुरू किया और वो नारा देता था कि धन और धरती बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के। यानी मेरा जो धन और संपत्ति है वो नहीं बटेगा, बाकी सबका बट जाएगा। तो कन्हैया कुमार प्रोडक्ट हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि कन्हैया कुमार अगर आज नेता हो गया, संसद और विधानसभा में पहुंच गया, तो कल को कांग्रेस के लिए खतरा हो जाएगा और वह खतरा शरद पवार और राजेश पायलट से भी ज़्यादा होगा। इसलिए कन्हैया कुमार को कांग्रेस नहीं चाहती। वो चाहती है कि पहले तुम जी भर के प्रचार कर लो, पेंट से जब धोती कुर्ता पर आ जाओगे तो तुमको टिकट देके जितवा दिया जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कन्हैया कुमार जी को कांग्रेस पार्टी ही कमज़ोर कर रही है कि वो देश के नेता न बने? क्या कहते हैं? जी, कांग्रेस में अगर रहना है तो देश का नेता नेहरू परिवार का लोग बनेगा, इंदिरा परिवार के लोग बनेंगे। ये कन्हैया कहाँ से स्वप्न देख रहे हैं कि हम कांग्रेस के लीडर हो जाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे
का जब राहुल गांधी नहीं सुनते हैं, और राहुल गांधी जहाँ जाते हैं वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाते हैं, राहुल गांधी बैठते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़े रहते हैं, उस कांग्रेस की परंपरा में कन्हैया कुमार कैसे कल्पना कर लिया कि हम नेता हो जाएंगे। वहाँ तो अगर बनना और बिगड़ना है तो नेहरू, इंदिरा और राजीव के परिवार को बनना और बिगड़ना है, इन लोगों की क्या है। सतीश कुमार जी अभी कुछ दिन पहले मीडिया में आकर बोल रहे थे कि हम कंधा पर लेकर के पार्टी के झंडा ढोए हैं और हमें इस तरह से टिकट, कुछ क्या कहते हैं। सतीश कुमार जी हमारे राजनीतिक अभिभावक रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना कहेंगे कि 1994 में हम जिस सतीश कुमार को जानते थे और जिस सतीश कुमार से हमने सांगठनिक गुण सीखा है, जिस सतीश कुमार से हमने राजनीतिक भाषण की कलाबाजियाँ सीखा है, वह सतीश कुमार झंडा ढोने के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ एक अच्छे वक्ता थे, आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।